कोरोना से इस जंग में देश में कहीं लॉकडाउन लगाया गया तो कहीं कोरोना कर्फ्यू, और ये पाबंदियां अब असर दिखा रही है। आंकड़ों के तौर पर ये असर सामने आ रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा गिर रहा है और बता रहा है कि कोरोना के ग्राफ में जो पहले तेजी देखने को मिल रही थी, अब वो देखने को नहीं मिल रही। कोरोना महामारी काफी खतरनाक साबित हुई। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा समय शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो, जब लोग घरों में ही कैद होकर रह गए और जिंदगी डर डर कर जीने को मजबूर हो गए। लेकिन सख्ती जरूरी भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है। तमाम राज्यों में अभी भी पाबंदियां जारी हैं। हालांकि अब कोरोना के मामलों में एक राहत देखने को मिल रही है। अब धीरे धीरे कोरोना के मामले कंट्रोल में आने लगे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में 1,86,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 27 मई के मुकाबले ये आंकड़ा काफी कम है। वहीं कोरोना से मौतों के आंकड़ों में भी अब राहत देखने को मिल रही है। तो चलिए आपको बता दें, देश में कोरोना के ताजा हालात क्या कहते हैं। 24 घंटे में 1,86,364 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं इन 24 घंटे में 3,660 लोगों की मौत हो गई और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,75,55,457 तक जा पहुंचा। अब जरा बात कर लें एक्टिव केसों की, तो ये आंकड़ा 23,43,152 का है। कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से कोरोना से राहत मिल गई है, क्योंकि पिछली बार आंकड़ों में राहत देखते हुए लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी और फिर लापरवाही भारी पड़ने लगी। उसका अंजाम कितना खतरनाक साबित हुआ, उससे हर कोई वाकिफ है। वहीं कोरोना से मौत के ग्राफ में उतार चढ़ाव जारी है। बीते कुछ दिनों के कोरोना आंकड़ों और कोरोना से मौत के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं, तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह है। 23 मई का आंकड़ा, कोरोना केस 2,40,842 सामने आए, मौतें हुई 3,741। 24 मई को 2,22,315 केस आए, मौतें हुई 4,454। 25 मई को कोरोना के 1,96,427 केस आए, कोरोना से मौतें हुई 3,511। कोरोना केस 26 मई को 2,08,921 सामने आए, वहीं मौतें हुई 4,157। 27 मई को यह आंकड़ा 2,11,298 का था, कोरोना से मौतें हुई 3,847। 28 मई को यह आंकड़ा 1,86,364 का है, कोरोना से मौतें हुई 3,660। कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार, प्रशासन दोनों ही हर प्रयास कर रहे हैं। अब भी कोरोना से जंग जारी है। कोरोना के आंकड़े कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोरोना से मुक्ति मिल गई है, क्योंकि ये कोरोना खतरनाक है। इसलिए हमें अभी भी समझदारी और सावधानी बरतनी होगी। भले ही कोरोना के आंकड़े राहत भरे हैं, लेकिन ये वो दौर है जब हमें अभी भी एहतियात लगातार जारी रखनी होगी, ताकि कोरोना के खिलाफ हम ये जंग जीत सकें। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ी है। हर दिन आने वाले आंकड़ों में अब काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के काफी कम मामले सामने आए हैं। हरियाणा में अब कोरोना से राहत मिलने लगी है। एक समय ऐसा था जिसने सरकार प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी डरा दिया, क्योंकि हर दिन कोरोना के मामले 15,000 से भी ज्यादा सामने आने लगे थे और बहुत से लोगों की जान जा रही थी। वहीं इलाज के लिए भी कोविड मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रदेश में भी सख्ताई बढ़ाई गई। अब कुछ राहत मिलने लगी है, क्योंकि कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 2,322 नए केस सामने आए हैं। 27 मई को ये आंकड़ा 3,000 पर था। तो चलिए आपको बताते हैं प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,322 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 98 लोगों की जान चली गई। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 5,679 लोग रिकवर भी हुए हैं। कोरोना से अब तक कुल 7,939 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के ज्यादातर जिलों में अब कोरोना के केस कम होने लगे हैं। इससे एक राहत जरूर मिलने लगी है।
तो चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा के जिलों में कोरोना का क्या अपडेट है। कोरोना का हॉटस्पॉट कहलाए जाने वाले गुरुग्राम में 171 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी 158 नए मामले सामने आए हैं। सोनीपत में 80 मामले आए हैं तो हिसार में 213 मामले आए हैं। अंबाला की बात करें तो 106 नए पॉजिटिव केस आए हैं। करनाल में 120, पानीपत में 84 मामले आए हैं, रोहतक में 78 मामले आए हैं, रेवाड़ी में 137 तो पंचकुला में 114, कुरुक्षेत्र में 105 नए केस आए हैं। यमुनानगर की बात करें तो 135 मामले आए हैं, सिरसा में 193 मामले आए हैं, महेंद्रगढ़ में 71 मामले, भिवानी में 55 तो झज्जर में 84 मामले, पलवल में 64 मामले आए हैं। फतेहाबाद की बात करें तो 127 मामले आए हैं, कैथल में 66 मामले आए हैं, जींद में 104, नूंह में 15 तो वहीं चरखी दादरी में 42 पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना के केस चाहे कम होने लगे हों, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी बरकरार हैं। इससे लोगों की चिंता बनी हुई है क्योंकि कोरोना से मौत के ग्राफ में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। 23 मई को 97 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई, 24 मई को 95 लोगों की कोरोना से मौत हुई, तो 25 मई को 128 लोगों की जान गई, 26 मई को 106 लोगों की जान गई, तो 27 मई को 98 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है। प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है, वहीं वैक्सीन अभियान भी जोरों पर है। तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही है क्योंकि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन ही कारगर है। अब स्थिति में काफी सुधार भी होने लगा है। घटते कोरोना के मामलों से राहत जरूर मिली है, लेकिन चिंता अभी भी बरकरार है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार फिर से हम लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि कोरोना को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके। कोरोना को लेकर प्रदेश में लगातार लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन प्रदेश में जारी है। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है। मैं बात करूँ तो पलवल जिले में अब तक 2,33,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन अलग अलग वैक्सीन लगाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़े बताए गए हैं, अभी भी इनके पास 11,000 से ज़्यादा वैक्सीन जो स्टोर में रखी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले अभी भी आ रहे हैं, हाल ही में 64 केस कोरोना पॉजिटिव पलवल जिले में सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 329 हो चुकी है। हालांकि 47 जो कोरोना मरीज थे वो ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अब तक की बात करें कोरोना काल में टोटल 225 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिस तरह से लगातार प्रदेश में ब्लैक फंगस भी अपना असर दिखा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। हालांकि पलवल में अभी तक केवल एक ही ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है, जिसकी पहचान के बाद तुरंत उन्हें मेवात के नल्लर कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, क्योंकि पलवल के सिविल अस्पताल में जो ब्लैक फंगस है उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। यहाँ सिर्फ बीमारी के लक्षणों की पहचान करने के बाद यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कहीं न कहीं ब्लैक की फंगस की बीमारी को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो रोगी हैं उसके शुगर की उनकी पहचान की जा रही है। जल्दी से जल्दी पहचान करने के बाद उनको रेफर किया जाता है। यहाँ पर जो पलवल जिले के सिविल अस्पताल की बात करें तो डेंटिस्ट और आई सर्जन डॉक्टरों को स्पेशल आदेश दिए हैं। उनकी ड्यूटी 24 घंटे लगातार दी हुई है और दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी छुट्टियाँ रद्द हैं। बार बार स्वास्थ्य विभाग यही अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना का संक्रमण पर पूरी तरह से काबू किया जा सके। हालांकि प्रदेश में जिस तरह से लगातार वैक्सीन हो रही है, बात करें पलवल जिले की तो पलवल जिले में अब कहीं ना कहीं वैक्सीन कम होने की वजह से जो कैंप सामाजिक संगठनों के सहयोग से लगाए जा रहे थे वो फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन पलवल के सिविल अस्पताल में अभी भी वैक्सीन लगातार लगाई जा रही हैं।
फतेहाबाद में कक्षा 9वीं के 80 में से 60 छात्र फेल हो गए, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया। कोरोना ने जब दोबारा अटैक किया तो अफरा तफरी सी मच गई। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे, जिसने सरकार प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए। हालांकि देश ने एकजुट होकर इस संकट की घड़ी में कोरोना से लगातार डटकर सामना किया। आज भी कोरोना से ये लड़ाई जारी है। राहत वाली बात तो ये भी है कि कोरोना के केस अब कम होने लगे हैं, लेकिन कोरोना के कारण जो नुकसान देश को हुआ है उसकी भरपाई शायद ही हो पाए, क्योंकि बहुत से बेगुनाह लोगों की इसमें जान चली गई। आर्थिक संकट से भी देश जूझ रहा है। वहीं छात्रों की पढ़ाई भी महामारी के कारण प्रभावित हुई है। स्कूल कॉलेज बंद किए गए तो बहुत सी परीक्षाएं भी रद्द हुई। देश के साथ हरियाणा में भी छात्रों को पढ़ाई को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें फतेहाबाद की हैं। ये सभी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल गांव जल्लोपुर के आरोही मॉडल स्कूल में 9वीं कक्षा के 80 में से 60 छात्र फेल हो गए। इसी को लेकर ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। लास्ट में आके एग्जाम लेने लग गए टीचर से और सारी क्लास को फेल करती है। कौन सी क्लास है? सर मैं इस बार पिछले बार भी मैं 9th में टीचर्स ने मेरे को फेल कर दिया था, इस बार फिर मेरे को 9th में कर दिया। तो टीचरों से पूछा था आपने क्या कारण रहा है ऐसा कुछ? टीचर्स कहते तुम नहीं पढ़ते, क्लास टीचर्स है नहीं जिस स्कूल में, बच्चे इतना कैसे पढ़ लेंगे। ज़्यादा सिलेबस करवाते हैं, टीचर्स कोई क्लास में आता नहीं, कोई लेक्चर लगता नहीं। तो इस बार कोई पढ़ाई ऐसी नहीं हुई? सर कुछ नहीं हुआ। जिस बार टीचर्स बस आते थे अपना वर्किंग कर लो ऐसे कह के खुद चले जाते थे। तो 9th में एग्ज़ाम हुए थे, हमारी कोई स्टडी नहीं हुई, हमें फिर से फेल कर दिया गया और कई बच्चों को दोबारा फेल कर दिया गया। ऑनलाइन स्टडी भी नहीं हुई, टीचर पहले ही कह रहे हैं कि हम आपको फेल करेंगे, इसी वजह से हम फिर से फेल हो गए। और ऑनलाइन कोई स्टडी नहीं हुई, स्टाफ पहले ही बोल रहे हैं हम फिर फेल करेंगे। वहीं बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी एसडीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। मैथ का टीचर है, ना साइंस का टीचर है, ना ही पंजाबी का। पूरे टीचर तो है नहीं। बच्चों को कहते पढ़ो पढ़ो, कैसे मोबाइल में काम दे देते हैं, फिर बोलते करो। अगर बच्चों को समझ ही ना आएगा वो बच्चे करेंगे क्या? ट्यूशन तो लॉकडाउन में कोई लगाता नहीं, हम बच्चे कैसे पढ़ाएं? हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए, हमारी तो यही अपील है सरकार से। हम अपने बच्चों का साल नहीं खराब कर सकते। आपने स्कूल में जाकर उनसे पूछा था कि क्या कारण रहा है इस? हमने फ़ोन किया था सर मैडम को, मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ऐसे में बच्चों का फेल होना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल छात्रों की मांग है कि उन्हें प्रमोट किया जाए और अगली कक्षा में भेजा जाए। लॉकडाउन के दौरान बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। लोगों को बढ़ते दामों के चलते घर खर्च चलाने में भी मुश्किल आ रही है। देश भर में लोग पहले ही महंगाई की मार झेल रहे थे। ऊपर से लॉकडाउन के दौरान बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की परेशानियों को दुगना कर दिया। आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। अंबाला में भी पेट्रोल के दाम 90 रुपए लीटर हो चुके हैं, तो वहीं डीजल के दाम की बात करें तो 84 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डलवाने आए लोग सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। महंगाई अब बस यही है, कोरोना के दौर में बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आम बाप की इस आम बच्चे को दिक्कत आ रही है, आज के टाइम में बढ़ना नहीं चाहिए। कोई मतलब कि जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बहुत महंगाई है और फसलें जो हैं वो खेतों में रुड़ रही हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैंने खुद 4 किलो धनिया लगाया था, 1 पैसे का भी नहीं बिका। और 42 रुपये तेल जो मैंने 13 में पोया था, आज वो 84 रुपये में पो रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं, बहुत महंगाई है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात है, आप देख रहे हैं लगातार पिछले कई वर्षों से, खास तौर पर पिछले 1 महीने से हम देखें
एक तरफ लॉकडाउन है, कोरोना महामारी से लोग त्रस्त हैं, लोगों के पास कामकाज नहीं है, कहीं कोई बिजनेस नहीं चल रहा। दूसरी तरफ सरकार राहत देने के बजाय लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर रही है और मुझे लगता है कि ये आपदा में भी एक अवसर ढूंढ रहे हैं लोगों को तंग करने का। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पहले ही कोरोना की मार और ऊपर से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। कैथल के 14 गांव से सफाई के नाम पर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। विधायक लीलाराम गुर्जर ने मामले में जांच की मांग की है। डीसी ने इस मामले में कमेटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे गांव का विकास होगा? कैथल में सफाई के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह हजारों लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का बताया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कैथल से बीजेपी के विधायक लीलाराम गुर्जर। विधायक के मुताबिक बिना नाम की कॉलोनी और गांव के नाम पर लाखों के फर्जी बिल काटकर जेबें गर्म की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब किसने किया और इतने बड़े फर्जीवाड़े का अब जाकर पता चला। गहराई से जांच की गई तो ये पता लगा कि इसमें 2.5 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। मैं दोबारा से डीसी साहब से, एसडीएम से सबसे बात की। वो कहने लगे हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तब जाकर के मैंने अपने बचाव के लिए या कह लीजिए अपनी सफाई देने के लिए मैं, और मंडी का मामला था, मैं मंडी के मैटर के लिए मंडी के प्रधान के साथ, मंडी के डेलीगेशन के साथ मुख्यमंत्री जी से मिला था। तब मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। हालांकि ये आरोप सिर्फ विधायक लीलाराम गुर्जर के नहीं है, बल्कि पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा भी सफाई के नाम पर बड़े घोटाले के बारे में बता चुके हैं। लेकिन रामपाल माजरा के आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और वो भी करोड़ों का। 8 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक के सफाई के नाले और खाड़े साफ करने के लिए बिल बनाए गए और उनकी पेमेंट भी कर दी गई। इनकी पेमेंट जिला परिषद से भी और ब्लॉक समिति से भी दोनों तरफ से की गई और धरातल पे गांव में कोई सफाई नहीं हुई। अगर आप जांच करेंगे इस प्रकार के जिले के दर्जनों गांव और भी मिलेंगे। अब मामले ने जोर पकड़ लिया है। विधायक लीलाराम गुर्जर ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के इस खेल के खिलाड़ियों को बेनकाब करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं डीसी ने जल्द ही एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। वो अखबार उसके माध्यम से आया था, कुछ शिकायतें भी आई हैं, तो राजौंद और कलायत ब्लॉक की थी, उनकी मैंने जांच एडीसी साहब को सौंप दी है। उसमें 3 मेंबर्स और लगाए हैं। आज पेपर में शायद कैथल ब्लॉक की भी है, तो वो भी हमने कटिंग जांच ना उसके साथ अटैच करके एडीसी साहब को सौंप दिए। ऐसा अगर कोई मामला आता है तो उसकी निष्पक्ष जाँच करा के इन डेप्थ जाँच करानी है। जिस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या सफाई के नाम पर सियासी खेल खेला जा रहा है? क्या सफाई घोटाले में बड़ी मछलियां भी पकड़ में आएंगी? और अगर इस मामले की जांच होगी तो आंच बड़े अधिकारियों पर भी आएगी? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ जांच में छिपे हैं। करनाल में शमशान घाट पर काफी अस्थियां रखी हुई हैं। संस्कार हुए लंबा वक्त हो गया, लेकिन परिजन अभी तक अस्थियां लेने नहीं आए हैं। इस कोरोना काल में किसी ने अपने पिता को खोया, तो किसी ने अपनी मां को, तो कोई अपने लाडले से दूर हो गया, तो किसी पति पत्नी का सफर इस शमशान घाट पर आकर खत्म हो गया। लेकिन इस कोरोना काल ने रिश्तों की सच्चाई दिखाई कि कौन अपना है और कौन अपना होते हुए भी पराया। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के करनाल के बलड़ी शमशान घाट पर 400 से ज्यादा संस्कार हुए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परिजन की अस्थियां तक लेने नहीं आए हैं। जो लोग अपने होने का दम भरते थे वो आज फूल चुगने तक नहीं पहुंचे। ऐसा एहसास दिलवा रही हैं कि जैसे उनका मरने वालों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। शमशान घाट पर करीब दर्जन भर अस्थियों को हिंदू रीति रिवाजों के साथ पैकेट में बंद कर रखा हुआ है। 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है
पर कोई भी अस्थियां लेने नहीं आया। अब तक के लिए 400 के करीब संस्कार हुए हैं। अब लोगों में इतना डर था, कुछ लोग ऐसे थे कि वो ये भी कहते कि आप हमारे आदमी का संस्कार आप ही कराओ और अस्थियां भी आप ही उठा कर दे दो हमें। अब कुछ लोग ऐसे थे, पहले दिल्ली के अंदर से बहुत रश आया, रोज़ की 26-26, 27 डेड बॉडी डेली आती थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी अस्थियां लेने नहीं अभी कोई आया। ऐसे ही 8 एक लोग हमारे पास 8 बॉडी की अस्थियां हमारे पड़ी हैं, जिसे हम ऑप्टिकल एसोसिएशन करनाल जो रजिस्टर्ड बॉडी है हमारी जिले की, वो उन्हें एक प्रण लिया कि इन सबको हम हरिद्वार में इनको पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इनको प्रोवाइड करके आएंगे। सर जो लोग अस्थियाँ नहीं लेने आए ना, उनकी अस्थियाँ इकट्ठी करके रख दी हुई हैं और ये हरिद्वार में पहुँचा दी जाएंगी। नगर निगम की तरफ से पूरी टीम लगी हुई है, हमारे कमिश्नर साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं और रेणु बाला मैडम मेयर हैं जो उसके पति जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, गिरिजलाल गुप्ता जी, रमेश मिर्जा जी हैं, ईसी गुलाटी जी हैं, समाज सेवियों के तौर पे ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल ये अस्थियां अपनों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन लंबे समय से रखी ये अस्थियां बताती हैं कि आज के समाज में रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। तूर जिले के बहुचर्चित आसिफ हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये दोनों ही आरोपी आसिफ की हत्या के बाद से ही फरार चल रहे थे। नूह के खेड़ा खलीपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते आसिफ की हत्या कर दी गई थी। तभी से गांव का माहौल गंभीर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हालांकि पुलिस इस मामले में लगातार जांच करने में जुटी हुई है। अब मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही आरोपी आसिफ की हत्या के बाद से फरार बताए जा रहे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। जी, इसमें 6 मुलजिम जो थे बाय नेम वो पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 को आज हमने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है कुलदीप उर्फ कुल्ली और रोहित पुत्र राजेश, जो कि दोनों ही खेड़ा खलीपुर गांव के निवासी हैं। और बाकी जो मुलजिम हैं उनकी जांच अभी चल रही है और उनके पीछे हमने काफ़ी सारी टीम्स लगा रखी हैं ताकि जल्द से जल्द उनको भी अरेस्ट किया जा सके। आपको बता दें 16 मई को आपसी रंजिश के कारण गांव आटा प्लाईवुड फैक्ट्री के नजदीक आसिफ के साथ मारपीट कर उसका अपहरण किया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसका शव गांव नगली सोहना के पास से मिला। इसके बाद से गांव में गंभीर माहौल बना हुआ है। मामले में एसआईटी टीम गठित की गई है। वहीं मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालात अभी ठीक हैं गांव के और हम भी रोज रिपोर्टिंग लेते रहते हैं गांव के हालात के बारे में। और मुदई जो है पक्ष, उनसे एसपी साहब भी और हम सब भी बात करते रहते हैं और उनको कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए भी हम लोग उन पे नजर बनाए हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बाकी के आरोपियों की तलाश भी जारी है और जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक में डॉक्टर से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है। एक डॉक्टर को फोन आता है, फिल्मी स्टाइल में 20 लाख रुपए की मांग की जाती है और 3 दिन का समय भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, पैसा ना देने पर डॉक्टर की हत्या करने की धमकी भी दी गई। कुछ दिन पहले का ये पूरा मामला है। अब डॉक्टर से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने फिलहाल नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। सिटी थाने के अंडर गौकर्ण का इलाका पड़ता है। वहाँ पर डॉक्टर संगीत आचार्य जो है, संगीत आचार्य, ये आचार्य हॉस्पिटल के नाम से एक डॉक्टर हैं, अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। 30 तारीख को रात को इनको कॉल आती है कि 20 लाख रुपए दे दो और उसको जान से मार दिया जाएगा। 20 लाख की इन्होंने फिरौती मांगी दोनों रुपये। तो पुलिस ने हमारे सिटी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। चौकी इंचार्ज गौकर्ण ने इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई सारी, और इसमें 384 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। और हमने इसमें इस कामयाबी हासिल की है। और आज हमने इसमें एक लड़का विनय नाम का लड़का है और एक अंकित नाम का लड़का है। 2 लड़के इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं। वहीं इस मामले में डॉक्टर संगीत आचार्य ने क्या कुछ बताया, सुनिए।
30 अप्रैल को मेरे को शाम को 5:30 बजे एक थ्रेटनिंग कॉल आया था रैंसम संबंधी कि जी विदिन 3 डेज़ आप हमें 20 लाख रुपए फिरौती दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे आपको। और उसके बाद फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया उसको, जो कि कॉल मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और रिकॉर्ड करके एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ सबको फॉरवर्ड कर दिया था। फिलहाल सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।